दोस्तों एक समय था जब दीदी मन से चंडी पाठ किया करती थी। लोगों को लगता था कि बंगाल में दुर्गा का अवतार आया है। लेकिन जैसे ही कुर्सी मिली, दीदी का सॉफ्ट हिंदुत्व हार्डवेयर एरर दिखाने लगा। आज अगर दीदी के सामने कोई गलती से जय श्री राम बोल दे तो उनका बीपी उतना ही ऊपर चला जाता है जितना बंगाल में भ्रष्टाचार का ग्राफ। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम बोलना वैसा ही है जैसे किसी सांड को लाल कपड़ा दिखे। वोट बैंक की राजनीति ने दीदी को इतना पागल कर दिया कि अब उन्हें दुर्गा पूजा के विसर्जन से ज्यादा फिक्र मुहर्रम के जुलूस की होती है। ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर काफी फिल्मी रहा है। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1970 के दशक में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में की थी, जिसके बाद 1975 में जब जयप्रकाश नारायण कोलकाता आए तब ममता बनर्जी उनके विरोध में उनकी कार के बोनेट के ऊपर चढ़ जाती है। इस घटना ने उन्हें दिल्ली के बड़े कांग्रेसी नेताओं की नजर में ला दिया। दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी पहचान 1984 के लोकसभा चुनाव में बनी। उन्होंने जादवपुर सीट से कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर सबको चौंका दिया था। उस समय वह देश के सबसे युवा सांसदों में से एक थी। शुरुआत में ममता बनर्जी की छवि एक बंगाली ब्राह्मण और कड़े संघर्ष करने वाली नेता की थी। वो दुर्गा पूजा, काली पूजा और मंदिरों में काफी सक्रिय रहती थी। लेकिन बदलाव कब आया? 1998 में जब उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी टीएमसी बनाई। बंगाल में 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ने के लिए उन्होंने एक बड़े वोट बैंक की जरूरत थी। 2007 से 2008 के नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलनों के बाद उन्होंने अल्पसंख्यकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत शुरू की। नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलनों ने दीदी को सत्ता की सीढ़ी तो दे दी, लेकिन साथ में एक नया फॉर्मूला भी दिया। दीदी ने देखा कि अगर वो अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ खींच ले तो उनकी कुर्सी फेविकोल से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। फिर क्या था, चंडी पाठ थोड़ा धीमा हो गया और इफ्तार पार्टियों की रौनक बढ़ गई। देखते ही देखते जो दीदी कभी घुसपैठ के खिलाफ संसद में कागज फाड़ कर फेंकती थी, वही दीदी अब घुसपैठियों के लिए सुरक्षा कवच बन गई। दोस्तों, दीदी ने वोट के लिए बंगाल के त्योहारों को भी दांव पर लगा दिया। याद है वो दौर जब मुहर्रम के लिए दुर्गा विसर्जन को रोक दिया जाता था। हाईकोर्ट को कहना पड़ता था कि दीदी, आप एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे के संवैधानिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। लेकिन दीदी कहाँ मानने वाली थी। उनके लिए सेकुलरिज्म का मतलब है हिंदू त्योहारों पर कानून व्यवस्था का हवाला देना और दूसरे पक्ष के लिए रेड कारपेट बिछाना। दीदी, बंगाल की माटी तो वही, बस आपके चश्मे का रंग हरा हो गया है। ममता बनर्जी ने 2011 में वादा किया था परिवर्तन का। परिवर्तन तो आया, पर ऐसा कि बंगाल में अब जय श्री राम बोलने पर एफआईआर हो जाती है। दीदी, आप ब्राह्मण परिवार से हैं, आपने संघर्ष किया, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जिस कुर्सी के लिए आपने अपनी मूल छवि को ही रिसाइकिल कर दिया, क्या वो कुर्सी बंगाल के भविष्य से बड़ी है? तो दोस्तों, ये थे दीदी के पॉलिटिकल इवोल्यूशन। जो सफर 1975 में जयप्रकाश नारायण की गाड़ी के बोनट से शुरू हुआ था, आज वो घुसपैठियों के वोट बैंक के सोफे पर आकर आराम फरमा रहा है। दीदी, आप तो फाइटर थी जो अन्याय के खिलाफ लड़ती थी, और अब जय श्री राम सुनकर आपको मिर्गी के झटके लगने लगते हैं। सत्ता का नशा इतना भी क्या कि आप अपनी ब्राह्मण पहचान भूलकर सिर्फ वोट बैंक की खादिम बन गई। दीदी, याद रखिएगा, बंगाल की जनता बुद्धू नहीं है। जिस दिन बंगाल का असली मानुष जाग गया, उस दिन आपका ये खेले होबा वाला गाना आपकी ही विदाई समारोह का बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि दीदी का परिवर्तन सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का एक स्कैम है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि कोलकाता के काली घाट तक इसकी गूंज सुनाई दे। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, सोनार बांग्ला या घुसपैठिए बांग्ला। तो जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।